हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। और इससे पहले जो मैंने क्लास नंबर 7 डाली थी उसमें भी मैंने अपभ्रंश साहित्य ही पढ़ाया था, तो इसका थोड़ा सा जो पार्ट है अपभ्रंश साहित्य का वो बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं इसे पूरा करवा दूंगी और आज हमारी क्लास नंबर 8 रहने वाली है। तो दोस्तों, ये जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि LT ग्रेड जो यूपी की वैकेंसी निकली हुई है, साथ ही EMRS वालों के लिए और TGT PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था ये हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये सारा करवा दिया था आपको, और ये सारा जो पेजेस है यहाँ से भी हम सारा पढ़ चुके थे। और इसमें मैंने एक एक कवि जो है आपको बताया था, यहाँ से जोइंदू, मिश्र बंधु, ये सारा हमने पढ़ लिया था। और लास्ट में आपको बता देती हूँ कि कल की वीडियो में मैंने यहाँ तक ये मिश्र बंधुओं तक जो है आपको ये टॉपिक मैंने करवा दिया था। तो अब आज की इस वीडियो में हम बचे हुए उसको पूरा करेंगे। काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आप अपने नोट्स लगातार बनाते रहें। और ये जो है इससे पहले जो मैंने 4-5 वीडियो डाली हैं उसमें जैसे ये मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके की पेंसिल जब मैंने वीडियो बनाई तो उसमें तो आ रही थी, लेकिन जब मैंने वीडियो अपलोड करी तो उसमें ये चीज़ नहीं आ रही थी। और ये मैंने बाद में देखी हैं और फिर मैंने ये फील किया कि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि जब तक चीज़ हाईलाइट नहीं होती है तो वो चीज़ समझ में कम आती है। और 4-5 वो वीडियो मैंने डाली और मैंने डालने के बाद देखी नहीं कि उसमें ये पेंसिल आ भी रही थी या नहीं आ रही थी। तो उनमें नहीं आ रही थी, तो आज मैं ये दूसरे उससे बना रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ सारा ये पेज रह रहा है। उसके बाद फिर हम सिद्ध साहित्य करेंगे। तो यहाँ से जो है अपने उसको कंटिन्यू रखें जो आपके नोट्स हैं। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली पुस्तक से मैं पढ़ा रही हूँ। तो शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जो कैंडिडेट हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो उन सभी को तो ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी कि मैम क्या पढ़ा रही है और कहाँ से पढ़ा रही है। बिल्कुल मैंने आदिकाल से शुरू किया है। तो शुरुआत करती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया। अब मैंने बताया था रामचंद्र शुक्ल जी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य का इतिहास, और जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। इस हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक है इसको आगामी विद्वानों ने सर्वसम्मति से जो स्वीकार कर लिया था, उसमें जो कुछ भी था तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने क्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, कि जो इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक थी उसमें आदिकाल की जो रचनाएं थी उनको 2 वर्गों में विभक्त किया इन्होंने। एक तो अपभ्रंश में और दूसरा देश भाषा, यानी कि देश भाषा किसको कहा, जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी। तो दो वर्गों में विभाजित किया आदिकाल के अंदर जो रचनाएं थी उनको, एक तो अपभ्रंश में और दूसरा देश भाषा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है उसमें आदिकाल के अंतर्गत इन्होंने 12 रचनाओं को ही स्थान दिया। अब 12 रचनाएं कौन सी रचना और किस कवि की रचना है ये हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 के अंदर अपभ्रंश के अंदर इन्होंने 4 रचनाओं को स्थान दिया, और 4 रचनाएं हैं विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अब विजय पाल रासो तो रेवती की है, और हमीर रासो ये सारंगधर की है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की हैं। तो इन 4 रचनाओं को इन्होंने स्थान दिया। अब आपसे पूछ ले कि ये चारों रचनाओं में से कोई भी रचना पूछ ले कि किस भाषा में लिखी गई, तो आपको अपभ्रंश का बताना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो बातें हैं उनको सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। उसके बाद आता है कि देश भाषा काव्य की रचनाएं। इसके अंदर इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को शामिल किया, तो 8 रचनाएं इसके अंदर है, जैसे खुमान रासो, बिसल देव रासो,
पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो और फिर अमीर खुसरो की ये पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, इनको इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर स्वीकार किया। देश भाषा के अंदर इन 8 रचनाओं को स्थान दिया और अपभ्रंश के अंदर इन 4 रचनाओं को स्थान दिया। तो ये बात आपको समझ के चलना है, क्योंकि हम सब कुछ डिटेल से पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एक भी प्रश्न कहीं से भी ना छूटे। आगे आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। अब रामचंद्र शुक्ल जी की बातें तो आपको पता चल गया कि इन्होंने 12 रचनाओं को स्थान दिया। 4 तो अपभ्रंश की रचनाएं थी और 8 कौन सी थी, जो देशी भाषाओं की रचनाएं थी उनको स्थान दिया। अगला जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल 9 जो थे कवियों को ही शामिल किया आदिकाल के अंतर्गत। अब 9 कवि कौन कौन से थे ये इन्होंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। ठीक है, हेमचंद्र जो थे जिनकी रचना शब्दानुशासन है, तो हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा, ये हेमचंद्र भी आपको आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य है उसी के अंदर लिखना है। जो मैंने 7-8 कवि कल बता दिए थे उसे आगे के सीक्वेंस में इसे ऐड कर लेना। तो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राजदरबार में रहते थे। ये प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन कई बार हो सकता है किसी परीक्षा में पूछे भी जाएं, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। और आचार्य के व्याकरण का नाम क्या था? देखो, हेमचंद्र ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? हेमचंद्र की जो पुस्तक थी उसका नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। कहीं कहीं पर आपको शब्दानुशासन भी लिखा हुआ मिलेगा। और ये किस प्रकार की पुस्तक थी? ये व्याकरण की एक पुस्तक थी। तो हेमचंद्र की पुस्तक का नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमचंद्र का व्याकरण जो है किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। तो सिद्ध हेम यानी कि शब्दानुशासन नामक जो व्याकरण पुस्तक है हेमचंद्र जी की, इनमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाओं का तीनों का इसमें समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जो जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। हेमचंद्र की जो अन्य पुस्तक थी उनका नाम है कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला कोश। अब आपको पता है कि बहुत कम किताबें ऐसी हैं जो आपको हेमचंद्र की इन पुस्तकों के बारे में बताएंगी। तो वैसे मुख्य रूप से एक ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो पुस्तक जिससे मैं पढ़ा रही हूँ इसमें आपको एक एक चीज़ मिलेगी बिल्कुल बारीकी से। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्राकृत का क्या माना जाता है? पाणिनि माना जाता है। जैसे कि शंभु को वाल्मीकि कहा जाता था, पुष्यदत्त को भी उसका हमने पढ़ा था भवभूति कहा जाता था आदिकाल का। इसी प्रकार से हेमचंद्र को प्राकृत का क्या कहा जाता है? पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की। बस ये जस्ट नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो कवि है अपभ्रंश साहित्य के अंदर वो आता है सोमप्रभ सूरी। तो सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी की रचना देखते हैं कौन सी है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। कुमारपाल प्रतिबोध, ये रचना काफ़ी बार पूछी जाती है किसकी है, तो आपको बताना है सोमप्रभ सूरी की। और कब? 1241 विक्रम संवत में इसकी जो है प्रकाशन किया गया। नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा गया। यहाँ की सोमप्रभ की जो कुमारपाल प्रतिबोध नामक रचना है वो गद्य और पद्य रचना है। जो गद्य और पद्य रचनाएं हैं उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, जो गद्य में भी लिखा जाता है और कुछ हिस्सा उसका पद्य में लिखा जाता है तो उसे चंपू काव्य कहते हैं। और ये 2 भाषाओं में रचित है, संस्कृत और प्राकृत काव्य है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है
नेक्स्ट जो है नाम आता है जैनाचार्य मेरुतुंग का। और जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि, इनके बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, ये कवि और इनकी रचना और इनका प्रकाशन वर्ष और इनकी भाषा, बस इतना याद रखना है आपको। तो जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। प्रबंध चिंतामणि में कुल दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। तो ये कुछ बातें आपको समझ लेनी है यहाँ से। इसमें ज़्यादा तो इतना कुछ समझाने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि बातें मैं आपको सारी बता दूंगी, आपको अपने नोट्स में सब कुछ नोट डाउन करना है। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है। तो यहाँ से प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले, ये बात बस थोड़ी जस्ट जो परीक्षाओं में इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि दोहा नामक छंद का प्रयोग कब से हुआ या अपभ्रंश का प्रिय छंद कौन सा था। तो आपको दोहा लिखा आए ऑप्शन में चाहे दोहा, दोनों का एक ही मतलब है और ये अपभ्रंश से ही इसकी शुरुआत हुई थी और अपभ्रंश से पहले जो दोहा है ये प्रयोग नहीं किया जाता था। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट है लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। अब प्राकृत पेंगलम भी ये रचना कई बार पूछी जाती है, तो आप इसे कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में इसका संग्रह किया था, ना इसको इन्होंने लिखा नहीं था। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्वल, बब्बर आदि कवियों की रचना को संकलित किया गया है। यानी कि प्राकृत पेंगलम जो पुस्तक है इसमें कई कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। उसमें कौन कौन से कवि हैं? विद्याधर, सारंगधर और जज्वल, जज्जल और बब्बर, ये हैं, इन कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट बात है, प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। यानी कि प्राकृत पेंगलम में जैसे कि अभी हेमचंद्र का जो शब्दानुशासन था वो व्याकरण की पुस्तक थी, इसी प्रकार से जो प्राकृत पेंगलम पुस्तक थी उसमें प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के छंदों की विवेचना की गई है। ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आदिकाल के अंतर्गत ही, इन्हें और देख लेते हैं। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे हो सकता है, पूछ ले। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। अब एक ना टीका लिखने का काफ़ी प्रचलन था उस समय, तो प्राकृत पेंगलम की एक टीका लिखी गई। किसने लिखी? वंशीधर ने लिखी। ठीक है, वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी, यानी कि प्राकृत पेंगलम पर भी एक टीका लिखी गई। और किसने लिखी? वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी। सारंगधर एक अच्छे कवि और क्या थे? सूत्रकार थे। जो सारंगधर थे वो एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। ये कुछ पॉइंट बस आपको नोट डाउन करते चले जाना है। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया। ये प्रश्न कहीं भी नहीं आज तक पूछे गए हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, जो इसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 4 रचनाएं अपभ्रंश के अंदर ली थी, वहाँ पर ये रचना आई थी, हमीर रासो का नाम आया था। तो हमीर रासो मैंने बताया था किसने लिखा है? सारंगधर ने लिखा है। तो इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम के जो कुछ छंद हैं के कुछ छंद के आधार पर ही कहा कि हमीर रासो जो कि सारंगधर की रचना है, वो सारंगधर ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर ही रचना की है। ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की है। राहुल सांकरतेन ने जज्जल नामक किसी कवि को
इसका रचयिता घोषित किया। अब राहुल सांकृत्यायन जो है वो जज्जल नामक कवि को प्राकृत पेंगलम का रचयिता घोषित करते हैं। अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, तो हमें सभी के मत के हिसाब से ही पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। यानी कि जो अमीर कहने से, अमीर शब्द पढ़ते ही जो भाव हमारे मन में आता है वही शब्द हमीर का है। क्योंकि ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि हमीर शब्द अमीर का विकृत बिगड़ा हुआ रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मतलब जो हमीर है वो कोई पात्र नहीं है, ये किसी विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे किसी कवि को स्थान दिया किसी व्यक्ति के लिए कि वो अमीर वर्ग से होगा, उसकी विशेषता को ये अंकित करता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने, ये सब ऐसे ही बातें हैं, इनमें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी आए हैं, ये बात थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित, इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर बच्चन ने कहा है ये कथन कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर जो हैं कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। यानी कि आपसे पूछ ले कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार कुंडलियों छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो आपको सारंगधर बताना है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कल सिद्ध साहित्य, और काफ़ी अच्छा कंटेंट अब जो है सुचारू रूप से आपका चलेगा और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा इसमें, चाहे वो आपका परीक्षा उपयोगी हो या ना हो। लेकिन साथ साथ मैं ये बताती जाती हूँ कि ये चीज़ आपकी परीक्षा उपयोगी है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी मैंने इस तरीके से इस ऐप में ये वीडियो बनाई है क्योंकि इस ऐप में ये चीज़ ज़्यादा स्पेस घेरती है, लेकिन एक्स रिकॉर्डर में जो है जेड रिकॉर्डर में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही थी, और मैंने बाद में देखा कि इन वीडियो में पेंसिल आ ही नहीं रही है, तो फिर मुझे काफ़ी दुख हुआ। और वीडियो जो इससे पहले क्लास नंबर 7 डाली थी वो ज़रूर पढ़ना, मैंने बहुत ही मन करके उसको पढ़ाया था, क्योंकि इसमें अभ्रंश साहित्य की जो है शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है। और आज भी अगर वीडियो में किसी प्रकार की आप कमी महसूस करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।